हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का ये क्लास अपना ये सेकंड क्लास होगा और ये हिंदी मीडियम का क्लास अभी मैं ले रहा हूँ। एक क्लास पहले ही अपलोड हो चुकी है यूट्यूब पर, तो आप लोग जा करके वहाँ पे देखिए और अगर कुछ अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। उस पर कुछ भी अगर दिक्कत हो या कुछ भी और भी हो तो आप मेरे नंबर पर भी वैसे कमेंट कर सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं 7011013929। इस नंबर पे आप क्या कर सकते हैं, मैसेज डाल सकते हैं। और क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को लिखने के लिए दिया था वो क्वेश्चन भी मैं इसी पर आप व्हाट्सअप करिए, या मेरा मेल आईडी है कौन सा, द कमराइज एकेडमी COMETHEACADEMY@gmail.com। ये कमराइज एकेडमी ये मेल आईडी है, तो इस मेल आईडी पर भी आप PDF बना करके इस पर आप सेंड कर सकते हैं या इस व्हाट्सएप नंबर पर आप सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का बिना कुछ देरी किए चालू करते हैं। तो कल जो मैंने करवाया था कहाँ तक, एक तो मैनेजमेंट का डेफिनेशन पढ़ा था कल, उसके बाद मैनेजमेंट का उद्देश्य मतलब प्रबंध का उद्देश्य देखा था। और आप लोग पढ़ोगे कैसे इसको, जैसे मैं ये करवा रहा हूँ आपको इसको डेली आधा घंटा 45 मिनट इसको दो, थ्योरेटिकल चीज को डेली ही आप आधा घंटा 45 मिनट दोगे ना, इससे होगा क्या, वो आपका अपना बनता चला जाएगा। यहाँ पर एक मेरे को शेर भी याद आ रहा है, नजरों से ना हो दूर दिल से उतर जाएगा। क्या बोला मैंने, नजरों से ना हो दूर दिल से उतर जाएगा, वक्त का क्या है गुजरता है गुजर जाएगा। तो वही वाली बात आएगी कि नज़र से जैसे ही दूर होगा, ये आपने बुक को ये जो भी टॉपिक होगा उस टॉपिक को जैसे ही अपने नज़रों से दूर करोगे वो फिर आपका होगा नहीं, वो आप भूलते चले जाओगे। इसीलिए नज़रों से ना हो दूर दिल से उतर जाएगा, वक्त का क्या है गुजरता है गुजर जाएगा। ठीक है, इसके साथ आज मैं ये क्लास चालू कर रहा हूँ। तो प्रबंध के उद्देश्य में मैंने बताया था कि 3 उद्देश्य होते हैं। क्या सब, संगठनात्मक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य और पर्सनल उद्देश्य, व्यक्तिगत उद्देश्य। ठीक है, तो संगठन का ये जो उद्देश्य है, संगठनात्मक उद्देश्य मतलब ऑर्गेनाइजेशन का जो संगठन का जो उद्देश्य है उसमें क्या सब, तो सब कहता है सबसे पहले आप क्या करो, जीवित रहो। मतलब जब न्यू बिजनेस आता है उस पर बहुत सारी परेशानियां होती रहती है कि क्या बिजनेस चल भी पाएगा कि नहीं चल पाएगा, उतना आप विश्लेषण करने के बाद आते हो मार्केट में, फिर भी ये डाउट हर समय बना रहता है कि क्या मेरा बिजनेस ग्रो कर पाएगा या चल भी पाएगा कि नहीं चल पाएगा। तो वही कहता है सबसे पहले आपका क्या है, आप एटलीस्ट सर्वाइव तो करो, आप जीवित तो रहो, मार्केट में बने तो रहो। तो पहला उद्देश्य क्या होता है, जीवित रहना मतलब सर्वाइव करना। उसके बाद दूसरा उद्देश्य होता है लाभ। सबसे पहले आपने खड़े हो गए, मार्केट में आ गए, उसके बाद जैसे ही आपको लगा कि नहीं अब मैं इस मार्केट में रह सकता हूँ, तो ठीक है आप रह सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे आप क्या करोगे कि आप प्रॉफिट कमाने की सोचोगे, धीरे धीरे। उसके बाद क्या होगा, जब आपका प्रॉफिट मोटा मोटी ठीक ठाक आना शुरू हो जाएगा तो आप क्या करोगे, चाहोगे कि आप इसको और बड़ा करूँ मैं। ठीक है, तो 3 उद्देश्य है संगठनात्मक उद्देश्य के 3 है। क्या सब, जीवित रहना, लाभ कमाना और अपने आप को बढ़ाना, अपने व्यापार को बढ़ाना। तो इसको मैं एक बार पढ़ता हूँ। कहते हैं पहला है जीवित रहना। कहते हैं प्रबंध का पहला संगठनात्मक उद्देश्य यह है कि लंबे समय तक इस प्रतियोगी बाजार में कैसे टिका जाए। जो भी जिस भी मार्केट में आप हो उस मार्केट में लंबे समय तक आप कैसे रहोगे, इसके लिए सही समय पर उचित निर्णय लेकर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि व्यवसाय लंबे समय तक जीवित रहे। ठीक है, तो क्या करना चाहिए, व्यवसाय लंबे समय तक जीवित रहने के लिए क्या करना चाहिए, अपने को मार्केट में बने रहना चाहिए। थोड़ी सी परेशानी तो शुरू में होती ही है, किसी भी बिजनेस में कोई भी काम आप क्यों न चालू करें, शुरू में तो परेशानी होता ही है। उसके बाद लाभ, जैसे ही आप अपने आप को ये मोटा मोटी आंक लिए या मतलब आपको ये कॉन्फिडेंस बन गया कि मैं मार्केट में रह सकता हूँ, तो उसके बाद आप क्या करो, अपने प्रॉफिट पर ध्यान दो कि आपका प्रॉफिट कैसे चल रहा है, प्रॉफिट सही से चल रहा है कि नहीं, प्रॉफिट अब आने वाले दिनों में बढ़ेगा इनकम क्या नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो वो चीज़ पर ध्यान दो। तो दूसरा कहता है कि व्यवसायिक जोखिम का सामना करने एवं व्यवसाय की कुशल संचालन में लाभ की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लाभ के बगैर व्यवसायिक अस्तित्व की कल्पना ही नहीं कर सकते। अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो व्यवसाय कितना दिन चला पाओगे आप। ठीक है, तो
आप उसकी कल्पना ही नहीं कर सकते बिना प्रॉफिट के। उसके बाद जैसे ही प्रॉफिट आपका, आप सही सिचुएशन में चले गए, आपका प्रॉफिट मोटा मोटी ठीक ठाक हो रहा है, तो उसके बाद आप क्या करोगे, उसको ग्रोथ पे लेके चले जाओ। ग्रोथ मतलब अपने व्यापार को बढ़ाओ, व्यापार बढ़ाओ, चाहे तो आप उसी में दूसरे जगह तीसरे जगह चालू करो या फिर किसी और प्रोडक्ट में जाओ। तो मोटा मोटी वो आपको डिपेंड करता है कि आप किस भी चीज़ में जा रहे हो। ठीक है। उसके बाद कहते हैं सामाजिक उद्देश्य क्या है। दूसरा, पहला तो संगठनात्मक उद्देश्य था, पहला क्या था अपना संगठनात्मक उद्देश्य। इसमें मैंने 3 चीज क्या बोला, सबसे पहले जीवित रहना, ठीक है, दूसरा लाभ कमाना, और तीसरा व्यापार को बढ़ाना। ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है, सामाजिक उद्देश्य। सामाजिक उद्देश्य, तो सामाजिक उद्देश्य क्या है, कहते हैं सामाजिक उद्देश्य, सोचो थोड़ा सा, आप ही माइंड लगाओ कि सामाजिक उद्देश्य क्या हो सकते हैं किसी भी बिजनेस के। तो जो भी बिजनेस आप दे रहे हो, सबसे पहले तो आप रोजगार प्रोवाइड करवा रहे हो। उसके बाद प्रदूषण को कम करना, रोजगार दे रहे हो, प्रदूषण को कम करोगे, जीवन स्तर में सुधार, जो भी एम्प्लॉय आपके यहाँ काम कर रहे हो उसको पदोन्नति दोगे, मतलब ओवर टाइम अगर है तो उसको अनुकूल रूप से ओवर टाइम जो भी सिचुएशन बनेगा उस सिचुएशन के हिसाब से दोगे, प्रॉफिट में उसको हिस्सा दोगे। तो ये सब क्या होगा, सामाजिक उद्देश्य होगा। सामाजिक में मार्केट में, समाज में प्रदूषण कम से कम फैले, ऐसा प्रोडक्ट आप बनाओ जो एक सही हो। जैसे मान के चलो, अगर आप ऐसा प्रोडक्ट लेके आते हो जो कि नशा वाला चीज़, जैसे मान के चलो दारू का अगर आप ठेका अगर लगाते हो तो क्या होता है, इससे क्या होगा, समाज पर बैड इम्पैक्ट पड़ता है ना। तो इस सब चीज़ों से आप दूर रहो, कुछ ऐसा प्रोडक्ट लेके जाओ, कुछ ऐसा सर्विस लेकर के आओ जिससे क्या हो, समाज पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े। ठीक है। तो एक बार इसको देखते हैं क्या सब दिया हुआ है। कहते हैं प्रबंध के सामाजिक उद्देश्य से तात्पर्य सामाजिक हित को ध्यान में रखने से है। संगठन व्यावसायिक हो या गैर व्यावसायिक समाज का अंग होने के कारण उसे सामाजिक दायित्व को पूरा करना ही होता है। इन दायित्वों को पूरा करने की बाध्यता को ही सामाजिक उद्देश्य कहते हैं। प्रबंध के निम्नलिखित सामाजिक उद्देश्य हैं। क्या सब, कहते हैं समाज के लिए रोजगार पर सृजन करना, सबसे पहले तो रोजगार सृजन करो। दूसरा, पर्यावरण अगर प्रदूषण हो रहा है तो उसको रोको। जीवन स्तर में सुधार, मिलावट को रोकना और जमाखोरी को रोकना। ये सब क्या हो गए, समाज के सामाजिक उद्देश्य हो गए। तो एक बार देख लो इसको भी आप। सबसे पहला, समाज के लिए रोजगार सृजन करना, रोजगार सृजन करना। उसके बाद प्रदूषण रोकना, ठीक है, मिलावट को रोकना, ठीक है, ये सब हो गए। उसके बाद जमाखोरी जो आपको देखो उसको रोको, ठीक है। ये सब चीज हो गई सामाजिक उद्देश्य, ठीक है। उसके बाद तीसरा आता है आपका व्यक्तिगत उद्देश्य, पर्सनल उद्देश्य क्या है। तो पर्सनल उद्देश्य क्या हो सकता है आपका, आप जहाँ जिस वर्क प्लेस पे जा रहे हो उस वर्क प्लेस पर काम करने का अच्छा माहौल हो। थोड़ा सोचो, आप खुद से ये सब चीज़ लिख सकते हो, और जो बुक में दिया हुआ है उससे आप आगे भी जा करके लिख सकते हो। ऐसा नहीं है कि जो बुक में दिया है वही एक, मतलब वही है बाबा जी का, क्या कहते हैं उसको, वही लाइन, तो आप उतना ही नहीं, उससे आगे भी जा करके आप लिख सकते हो, ठीक है। तो व्यक्तिगत पर्सनल उद्देश्य में क्या है, आप जिस भी वर्क प्लेस पर काम कर रहे हो वहाँ पर एक अच्छा सिचुएशन माहौल बने काम करने का। आप जो काम कर रहे हो उसमें आपको प्रॉफिट में भी थोड़ा मतलब हिस्सा मिले, आपका ओवर टाइम, आपका पेमेंट जो भी हो टाइम टेबल पर मिले। तो ये सब क्या हो जाएगी, सामाजिक मतलब व्यक्तिगत उद्देश्य हो जाएगा। एक पर्सनल बंदा जो कि काम करने जा रहा है किसी वर्क प्लेस पर, उसको क्या चाहिए, तो उसको ये सब चीज़ चाहिए। एक बार पढ़ता हूँ मैं, कहते हैं प्रबंध के व्यक्तिगत उद्देश्यों से तात्पर्य कर्मचारियों के लिए निश्चित किए जाने वाले उद्देश्य से है। क्या है, कर्मचारियों के लिए निश्चित किए जाने वाले उद्देश्य से है। कर्मचारी कंपनी के संवेदनशील संसाधन होते हैं। कर्मचारियों की लगन और मेहनत पर ही संगठन का विकास संभव है। अतः कर्मचारियों के लिए प्रबंध के निम्नलिखित उद्देश्य हो सकते हैं। क्या सब, कहते हैं कर्मचारियों को उचित पारिश्रमिक देना, उसके बाद स्वच्छ वातावरण
तैयार करना, नौकरी के में सुरक्षा प्रदान करना, जॉब जो आप दे रहे हो उसको आप प्रमोशन के लिए भी तैयार रखो, प्रमोशन करवाओ उसको। उसके बाद लाभ में हिस्सा प्रदान करना। ये सब चीज़ क्या हो गई, व्यक्तिगत उद्देश्य हो गए। तो इसको भी आप एक बार नोट कर लोगे, ये दोनों आपने कर लिया होगा। सामाजिक उद्देश्य क्या है, व्यक्तिगत उद्देश्य। क्या सब है व्यक्तिगत उद्देश्य में, कर्मचारी को उचित परिश्रमिक देना, ठीक है। उसके बाद अच्छा वातावरण तैयार करना, ठीक है। उसके बाद पदोन्नति मतलब प्रमोशन बोल सकते हो उसको आप, पदोन्नति देना, ठीक है। उसके बाद लाभ में हिस्सा प्रदान करना, लाभ में हिस्सा प्रदान करना। तो ये सब क्या हो जाएगा, आपकी पर्सनल मतलब व्यक्तिगत उद्देश्य हो जाएंगे। और जरूरी नहीं है नौकरी में सुरक्षा देना, इसके अलावा भी बहुत कुछ हो सकता है। जो नौकरी कर रहा है आपको उसकी गारंटी दो कि भाई मैं आपको काम से नहीं निकालूंगा, कैजुअल वर्कर की तरह। नौकरी में सुरक्षा प्रदान करना, ठीक है। तो ये सब आपके क्या हो जाएंगे, व्यक्तिगत उद्देश्य हो जाएंगे। तो आपके ये मैंने क्या बताया, 3 बताया। सबसे पहले संगठन का उद्देश्य क्या है, उसके बाद सामाजिक का उद्देश्य क्या है, उसके बाद व्यक्तिगत उद्देश्य क्या है। उसके बाद कहते हैं अगला टॉपिक है आपका प्रबंध का महत्व। प्रबंध का महत्व क्या है, प्रबंध का महत्व क्या है। तो कहते हैं प्रबंध, आप सोचो प्रबंध का जो डिफिनीशन है उसी से उसका महत्व इंपॉर्टेंस निकल के आएगी। क्या होगा प्रबंध का महत्व, तो सबसे पहले एक अनुकूल माहौल बनाता है। ये जो भी पूर्व निर्धारित जो काम है उसको सामूहिक रूप से करने करता है, ये करवाने में मतलब क्या करता है, मदद करता है। कुशल, इससे क्या होती है, कुशलता बढ़ती है। रिसोर्सेज का जो है इफेक्टिव यूटिलाइजेशन होता है। आप किसी भी काम को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद संसाधन का अनुकूलतम उपयोग समाज के विकास में सहायक करता है। कर्मचारी को क्या करता है, कर्मचारी को क्या करता है, ये एक अच्छा माहौल वर्क प्लेस तैयार करके देता है। तो ये सब क्या हो जाएगी, प्रबंध की महत्व हो जाएगा, उसका इंपॉर्टेंस हो जाएगा, ठीक है। तो एक एक करके मैं इसको अब लाइन बाय लाइन करता हूँ। कहता है प्रबंध पूर्व निर्धारित सामूहिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक। मतलब प्रबंध से क्या होता है, पूर्व निर्धारित जो काम हमने पहले सोच रखा है, पहले ही सोच रखा है, उसको पूर्व निर्धारित जो काम है उसको हम क्या करते हैं, मिलजुल कर करते हैं। इसमें वो मेरे को सहायता करता है। कहते हैं संगठन द्वारा निर्धारित सामूहिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में प्रबंध सहायता करता है। प्रबंध व्यक्तिगत प्रयत्नों को सामूहिक दिशा प्रदान करता है। एक पर्सनल अगर कोई काम है उसको क्या करता है, सब मिल करके उसको पूरा करते हैं। प्रबंध से क्या होती है, कुशलता बढ़ती है। कहते हैं प्रबंध संस्था में उपलब्ध मानवीय एवं भौतिक संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करके कुशलता में वृद्धि करता है। इसके लिए लागतों को नियंत्रित करता है एवं सही समय पर उचित निर्णय लेकर कुशलता में वृद्धि करता है। तो वही बोला मैंने, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली काम को क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है, पूरा करता है, उसको निष्पादन बोलते हैं उसको। प्रबंध शारीरिक संगठन तैयार करता है। कहते हैं बदलते वातावरण में व्यवसाय को गतिशील रखना चुनौती भरा काम है। प्रायः कर्मचारी परिवर्तन का विरोध करते हैं। नॉर्मल सी बात है, अब सिंपल सी बात आप मानकर चलो, जिस टाइम में नया नया कंप्यूटर आया होगा अपने देश में, क्या करा होगा, पहले बैंकिंग सबसे फर्स्ट टाइम जो आया था ये राजीव गांधी जी जो जिस टाइम में प्रधानमंत्री थे उस टाइम में आया था कंप्यूटर। तो उस टाइम में क्या होगा, बैंक सारा सिस्टम पेपर वर्क था। अब बैंक के कर्मचारी इससे इग्नोर कर रहे थे कि किसको कैसे करा जाए,
क्या किया जाए, मतलब उसका तो नौकरी जाएगा ना भाई। जिसको कंप्यूटर चलाना नहीं आता उसको अगर कंप्यूटर पर बिठा दिया जाए तो क्या काम कर पाएगा। सारे पेपर वर्क काम करते थे, अब उसके लिए एक थ्रेट हो गया कि इसको कैसे समझा जाए, सीखा जाए, कैसे काम करा जाए। अभी थोड़े से दिन की बात कर देखो, जीएसटी आया, उससे पहले क्या था, दूसरा एक्ट सब था। अगर इसको थोड़ा सा अपडेट नहीं करते, जो भी जीएसटी के नॉलेजदार पर्सन है उसको सारे को बताते नहीं, तो कैसे काम कर पाता। न्यू जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो भी उस पर काम नहीं कर रहा था, पहले किसी और एक्ट पर काम कर रहा था, अब फिर उसको जीएसटी बना। तो सेमिनार होते हैं, उसके लिए बताया जाता है कि हम इस चीज़ को ऐसे करेंगे सॉरी, इस चीज़ को ऐसे करेंगे, ये रूल ये होता है। तो क्या होता है, उसको समझाना पड़ता है। तो उसमें क्या होता है, शुरू में सारे जो भी बंदे होते हैं जिसके कि अपने प्रबंधी है, मतलब नौकरी जाने का डर होता है, वो क्या करते हैं, इन चीज़ों का इग्नोर करते हैं। तो वही कहता है प्रबंध शारीरिक संगठन तैयार करता है। अगर कोई विरोध करते हैं इसके, अगर ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन में कुछ आदमी अगर इसका विरोध करते हैं तो उसको समझाता है कि इससे ये फायदा होने वाला है, इससे ये फायदा होने वाला है, और सारे को समझा करके फिर वो चीज़ लाता है वो ऑर्गेनाइजेशन में। वही कहता है प्रबंध शारीरिक संगठन तैयार करता है। व्यक्तिगत उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक, जो भी उद्देश्य है उस उद्देश्य को क्या करते हैं, मिलजुल कर पूरा करते हैं। कहते हैं प्रबंध संगठन के प्रत्येक सदस्य को इस प्रकार प्रोत्साहित करता है ताकि संगठन के उद्देश्य की पूर्ति के साथ साथ व्यक्तिगत उद्देश्य की पूर्ति करे। उसके बाद समाज के विकास में सहायक, समाज के विकास में भी सहायता देता है। कैसे, कहता है प्रोफेसर लॉरेंस ने लिखा है कि प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, न कि वस्तुओं का निर्देशन। वस्तुतः प्रबंध की समस्त क्रियाएं मानवीय विकास से संबंधित होती है। प्रबंध कर्मचारियों की नियुक्ति करता है, प्रशिक्षण देता है एवं उनके व्यक्तिगत उद्देश्य प्राप्ति में सहयोग करता है। अतः यह कहा जा सकता है कि व्यक्तिगत एवं समाज के विकास में प्रबंध क्या होता है, मददगार होता है। उसके बाद संसाधन का अनुकूलतम उपयोग, अगर प्रबंध रहेगा, कोई भी मतलब जो भी अपने पास रिसोर्सेज जो हम यूज कर रहे हैं उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन होगा, सही से अनुकूलतम उपयोग होगा। तो वही बोलता है कि प्रबंध न्यूनतम प्रयत्नों के द्वारा अधिकतम परिणामों की प्राप्ति संभव बनाता है। कम से कम रिसोर्सेज में ज़्यादा से ज़्यादा बनाना, चाहे तो ज़्यादा उतने ही रिसोर्स में ज़्यादा प्रोडक्शन करना या कम रिसोर्सेज में उतना प्रोडक्शन करना, ये क्या हो जाएगी, इफिशियंसी। और इफेक्टिवनेस में क्या बोलता है, कॉस्ट डजंट मैटर, क्या बोला मैंने, कॉस्ट डजंट मैटर, पैसा जितना लग रहा है लग जाने दो, बट काम होने चाहिए टाइम पर। तो वो क्या हो जाएगा, इफेक्टिवनेस। और इफिशियंसी में चाहे तो उससे कम रिसोर्सेज पर उतना काम करो या उतने रिसोर्सेज पर उससे ज़्यादा काम करो जो कि आपको टारगेट दिया गया है, जिसको क्या बोलोगे आप, इफिशियंसी बोलोगे। ठीक है। उसके बाद प्रतिस्पर्धा का सामना करने में सहायक। प्रबंध में क्या होता है, सारे काम सही से होंगे, सारा अनुकूल रूप से होगा, तो क्या हो गया, प्रतिस्पर्धा। अगर सारे काम सही से होंगे तो क्या होगा, प्रतिस्पर्धा भी हम कर पाएंगे, अपने कंपटीटर्स को उसको बीट कर पाएंगे। ठीक है, मेरे पास क्या होगा, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होगा अपने कंपटीटर के प्रत्यक्ष में। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपकी, क्या सब बताया मैंने, एक बार मैं इसको नोट भी करवा देता हूँ आपको। इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। पहला कहते प्रबंध पूर्व निर्धारित सामूहिक उद्देश्य को करने में सहायक। प्रबंध पूर्व निर्धारित सामूहिक उद्देश्य को पूरा करने में सहायता देता है। सामूहिक उद्देश्य को पूरा करने में ठीक है। उसके बाद प्रबंध कुशलता बढ़ाता है। प्रबंध से कुशलता बढ़ती है। ठीक है। दूसरा, प्रबंध शारीरिक संगठन तैयार करता है। संगठन तैयार करता है। आगे, शारीरिक संगठन तैयार करता है, व्यक्तिगत उद्देश्य को प्राप्त करता है, व्यक्तिगत
उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायक होता है। उसके बाद समाज के विकास में सहायक, विकास में सहायक। उसके बाद संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग, संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग। ठीक है। उसके बाद प्रतिस्पर्धा का सामना करने में सहायक, स्पर्धा का सामना करने में सहायक। ये हो गई आपके प्रबंध का इंपॉर्टेंस यानी महत्व। इसको आप एक बार नोट करोगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग ये लिख चुके होंगे। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक अपना है प्रबंध की प्रकृति और इसके विशेषताएं, इसके लक्षण। तो इस लक्षण को आप कैसे समझेंगे? कहते हैं अगर देखा जाए, गाँव घर में अगर देखा जाए, कोई अगर लड़के देखने जाते हैं या फिर कोई अगर लड़कियां देखने जाती है, शादी की मैं बात कर रहा हूँ, तो क्या कहते हैं, अगर वहाँ से देख कर के आओ आप, तो फिर अगर आपसे कोई पूछेगा कि कैसा था, तो क्या बोलोगे? क्या बोलोगे वहाँ पे कि बहुत सुंदर, क्या कहते हैं उसको, पवित्र और सुशील, ऐसा कुछ वर्ड यूज किया जाता है वहाँ पे, ऐसे थे वो। बट भाई ऐसे होता नहीं है। यहाँ पे एक शेर मेरे को याद आता है, कहते तुझको जो पसंद आए वो बात करेंगे, तुझको जो पसंद आए वो बात करेंगे, तू दिन को रात कहे तो रात कहेंगे। क्या बोला? तुझको जो पसंद आए वो बात करेंगे, अगर तू दिन को रात कहे तो रात कहेंगे। अगर ये सारी सिचुएशन अगर बैठती है तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर देखो क्या होता है। ठीक है, तो चलो अगले टॉपिक की ओर। कहते हैं प्रबंध की प्रकृति एवं विशेषताएं क्या है। तो नॉर्मल से सोचो, प्रबंध अभी तक जो मैंने देखा है 2 टॉपिक पढ़ाया, सिर्फ प्रबंध, उसकी इम्पोर्टेंस और एक उद्देश्य उसका, जो कि 3 होता था, संगठनात्मक, व्यक्तिगत और सामाजिक। उसी के परिप्रेक्ष्य से ये भी निकलेगा उसकी विशेषताएं कैसे होती है। कहता है क्या, अब थोड़ा सोचो, अपने माइंड में सोचो कि थोड़ा, कि अगर एक बार मैं मैनेजमेंट कर दूं फिर छोड़ दूं। आपके घर में प्रोग्राम होता है, आप शुरू में एक दिन बहुत अच्छे से काम कर लिए, ठीक है, अच्छा से काम कर लिए, सारा कुछ बिठा दिया और फिर पीछे हो गए। क्या वो हो पाएगा सही से काम? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। आपको ये काम कंटिन्यू करना पड़ेगा, हर मतलब सतत करना पड़ेगा। तो यही एक विशेषता ये भी है कि प्रबंध क्या है, एक सतत प्रक्रिया है। ठीक है। दूसरा, क्या अकेले आप काम कर पाओगे? मैनेजमेंट में उतने सारे काम हैं, क्या आप अकेले कर पाओगे? कुछ नहीं। तो ये भी एक है, सामूहिक क्रिया है, मतलब सब मिलजुल कर करते हैं। तीसरा, यह एक गतिशील कार्य है। गतिशील कार्य मतलब क्या? ये जैसे सतत बोला मैंने कि हर समय चलता रहता है, उसी तरह गतिशील मतलब इस पर काम हर समय होता रहता है। ठीक है। कुछ चेंजेस होते रहते हैं मार्केट में, उस चेंजेस के हिसाब से क्या करना पड़ेगा, अपने आप को हर समय चेंज होना पड़ेगा। अगर आप नहीं चेंज होगे तो मार्केट आपको चेंज कर देगी। ठीक है। उसका प्रबंध उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। जो भी हम काम कर रहे हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए, जैसे मैं, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो क्या क्यों कर रहे हो? आपको रिजल्ट में अच्छे नंबर लाने हैं, आगे बढ़ के कुछ अच्छे काम में जाना है। मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है इसके पीछे। उसके बाद प्रबंध सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी मतलब ऐसा नहीं
कि इस परिवेश में, इस वातावरण में प्रबंध अप्लाई होगा और किसी दूसरे वातावरण में प्रबंध जाकर के अप्लाई नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या बोला मैंने कि सर्वव्यापी है, हर जगह अप्लाई होगा ये। उसके बाद यह बहुआयामी है, कहते हैं इसके 3 आयाम होते हैं, व्यक्तियों का प्रबंध, क्रियाओं का प्रबंध और कार्य का प्रबंध। मतलब 3 प्रबंध होते हैं यहाँ पे। चाहे व्यक्तियों का प्रबंध, अगर आपके बिजनेस में जो भी बंदे हैं उसको मैनेजमेंट, उसका मैनेजमेंट। उसके बाद कार्य का प्रबंध, कौन सा काम किसको दिया जाए, तो एक कार्य का प्रबंध और एक क्रियाओं का प्रबंध, जो काम एक्चुअल में कर रहे हैं तो उसका प्रबंध। उसके बाद प्रबंध एक अमूर्त शक्ति है। अमूर्त शक्ति मतलब क्या, तो उसको हम देख नहीं सकते, उसका हम सिर्फ फील ले सकते हैं। डिफिनेशन में भी ये आया था कि उसका हम फील ले सकते हैं, क्योंकि कुछ भी काम अगर सुचारू रूप से सही से हो जाता है तो हम क्यों कहते हैं कि वो सही से हो गया, क्योंकि उसके बीच में कुछ ना कुछ है। तो वो क्या है, उसी को हम प्रबंध कहते हैं। सारा चीज सिस्टमेटिक रूप से हो रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रबंध कहते हैं। उसके बाद प्रबंध लागत को कम करता है। ऑब्वियसली बात है, लागत कम करेगा, क्योंकि अगर प्रबंध आप करोगे तो हमारा जो भी काम होगा वो एफिशिएंटली रूप से होगा। और एफिशिएंटली तो कहता ही है कि आप कम प्रोडक्ट में उतना प्रोडक्शन करो, या आप उतने प्रोडक्ट में उससे ज़्यादा प्रोडक्शन करो, तो एफिशिएंटली तो वैसे ही हो गया ना ये। उसके बाद प्रबंध अधिकारों की श्रृंखला है। अधिकारों की श्रृंखला मतलब कहते हैं प्रबंध संस्था में उपलब्ध मानवीय एवं भौतिक संसाधनों के मध्य समन्वय स्थापित कर संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने में क्या करता है, ये सहायक करता है। एक बार लाइन बाय लाइन इसको पढ़ लेते हैं हम। कहते हैं प्रबंध एक सतत प्रक्रिया है, जब प्रबंध की क्रिया निरंतर चलती रहती है। व्यवसाय में निरंतर समस्याओं के सुधार की आवश्यकता रहती है, इसी कारण प्रबंध को एक सतत प्रक्रिया कहा जाता है। क्लियर। प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है। कहते हैं प्रबंध स्वयं कोई कार्य नहीं कर सकता, अपितु इसका अन्य व्यक्तियों के सहयोग से कार्य को संपादित करना पड़ता है। इसके लिए प्रबंध सभी सदस्यों के बीच समन्वय स्थापित करता है एवं व्यक्तिगत प्रयत्नों द्वारा सामूहिक संगठन के उद्देश्य की पूर्ति करता है। प्रबंध एक गतिशील कार्य है। कहते हैं प्रबंध एक गतिशील कार्य है, बदलते परिवेश के साथ, मार्केट चेंज होने के साथ साथ। जैसे मैं कोविड का एग्जाम्पल अक्सर देता हूँ। कोविड में क्या हो गया, ऑनलाइन बिजनेस जो आया वो तो ठीक है, जो ऑफलाइन थे उसको शॉर्ट डाउन करना पड़ा। ठीक है। पहले क्या सिचुएशन थी, आगे मकान पीछे दुकान, नहीं सॉरी, पहले क्या सिचुएशन थी, आगे दुकान पीछे मकान। अब कोविड के बाद क्या हो गई, आगे मकान पीछे दुकान, मतलब उल्टा हो गया। पहले दुकान आगे होता था, अब दुकान पीछे होने लगा। बैक डोर से आप दुकान चला सकते हो। ठीक है। उसके बाद यह एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। कहते हैं प्रत्येक संगठन में कुछ न कुछ उद्देश्य होते हैं जो पूर्व निर्धारित होते हैं। प्रबंध इन उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होता है, इसीलिए प्रबंध की सारी क्रियाएं उद्देश्यपूर्ण होती है। प्रबंध क्या है, सर्वव्यापी है। तो सर्वव्यापी है, ऐसा नहीं है कि मतलब इस परिवेश में लगेगा दूसरे परिवेश में नहीं लगेगा, तो हर जगह लगेगा। ये बहुआयामी है, तो इसमें 3 काम होते हैं। क्या सब, कार्य का प्रबंध, उसके बाद मतलब मैंने ह्यूमन बीइंग का प्रबंध, और एक क्या है, क्रियाओं का। 3 चीज क्या, एक तो मानव, का प्रबंध, सबसे पहले कार्य का प्रबंध, व्यक्तियों का प्रबंध और क्रियाओं का प्रबंध। उसके बाद यह एक अमूर्त शक्ति है, बता दिया मैंने कि इसको हम देख छू नहीं सकते, इसको हम सिर्फ फील ले सकते हैं कि हाँ ये कुछ है, इसीलिए सही से हो रहा है। उसके बाद प्रबंध लागत को कम करता है। तो ऑब्वियसली बात है, अगर काम सही से हो रही करेंगे, एफिशिएंटली करेंगे तो कॉस्ट रिडक्शन तो होगा। उसके बाद प्रबंध अधिकारों की श्रृंखला है। कहता है प्रबंध संस्था में उपलब्ध मानवीय एवं भौतिक संसाधनों के मध्य समन्वय स्थापित कर उद्देश्यों को प्राप्त करने में क्या है, ये सहायता करता है। तो इसको आप एक बार टॉपिक नोट कर लीजिए। कह रहा है प्रबंध की विशेषताएं। प्रबंध की विशेषता। पहला, प्रबंध सतत प्रक्रिया है। प्रबंध सतत प्रक्रिया है। दूसरा, प्रबंध सामूहिक प्रक्रिया है। प्रबंध गतिशील कार्य है। उद्देश्यपूर्ण
प्रबंध सर्वव्यापी है। प्रबंध बहुआयामी है। प्रबंध एक अमूर्त संपत्ति है। प्रबंध लागत को कम करता है। प्रबंध अधिकारों की श्रृंखला है। ठीक है, तो यही सब है, इसको नोट कर लो आप। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। वैसे अभी इसको मैं क्लोज ही करूँगा, धीरे धीरे बढ़ाऊँगा मैं क्लास का टाइम। अभी जैसे कल 15-20 मिनट का था, आज मैं 30 से 40 मिनट में आ गया हूँ, 30-40 के बीच में। और ये क्लास ऑन एन एवरेज घंटे भर का, 1 घंटे का एक क्लास होगा। 1-2 क्लास में हम लोग ये टारगेट पूरा कर लेंगे, मतलब घंटे भर में आ जाएंगे। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। तो इसके टॉपिक के लिए मैं क्वेश्चन आपको दे देता हूँ, क्वेश्चन आप लिख करके लाओगे। और जो मेरे बैच में रेगुलर नहीं है वो क्या करेंगे, व्हाट्सएप पर मेरे को PDF बना करके व्हाट्सएप पर सेंड कर देंगे या मेरे मेल ID पर सेंड कर देंगे। मेल ID मेरा मैंने लिखा दिया है, इस क्लास में पहले ही लिखा चुका हूँ, तो आप देख लोगे जो भी जैसे भी हो। क्वेश्चन लिखना है। जो 2 टॉपिक पढ़ाया मैंने अभी, प्रबंध का महत्व और प्रबंध की विशेषता, इसी टॉपिक का क्वेश्चन आप लिख कर पाओगे। प्रबंध की विशेषता को विस्तार से लिखें। ठीक है, दूसरा, प्रबंध की विशेषता को विस्तार से लिखें। और दूसरा, प्रबंध का महत्व क्या है। ये 2 क्वेश्चन आप लिख करके आएंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय नहीं, बाय। ठीक है, जब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।